ये क्या शोर मचाया हुआ तुम लोगों ने? वो हलक के बल दहाड़ा। उसकी दहाड़ पर अरहान और मिशाल दोनों ही खौफ से अपनी जगह उछल पड़े। ये हिटलर यहाँ कैसे आ गया? मिशाल ने चिढ़ते हुए कहा। मुझे क्या पता? कौन सा मुझे बता कर आया? अरहान मुंह बनाकर बोला। तुम्हें तो पता होना चाहिए, आखिर तुम्हारा होने वाला शौहर है। अगर मेरी इससे शादी होगी तो मैं पहली ही रात चूहे मार गोली खाकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। मैं कभी भी इसकी बीवी नहीं बनूंगी। हाँ, हम भी शुक्र अदा करेंगे कि तुम जैसी चुड़ैल से हमारी जान छूट गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस करने लगे थे। उस वक्त तक बाजिल खान भी मजबूत कदम उठाता उनके करीब पहुंचा। दोनों एक एक नजर डालते हुए दोनों पर हलक के बल चढ़ा। अभी और इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से ओझल हो जाओ, वरना तुम लोगों का वो हशर करूंगा कि दोबारा कभी नजर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहोगे। आप कितने जालिम हैं। आपको हमारे वक्त में नहीं, हिटलर के जमाने में पैदा होना चाहिए था, कसम से। वहां पर आपकी बड़ी शाबाश होती। मिशाल साहिबा को तो अपनी जुबान पर बिल्कुल लगाम नहीं था, इसलिए फट से बोली। तुम्हारे मशवरे का बहुत शुक्रिया, और तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। आखिर इस दुनिया में तुम ना आती तो हमें इतनी तकलीफ ही ना उठानी पड़ती, और ना ही तुम्हारे दिमाग में इस तरह की गंदी सोच जन्म लेती। मेरे दिमाग को गंद मत कहिएगा। मैंने कहा है मेरी नजरों के सामने से ओझल हो जाओ और जाकर किताबें उठाओ। पहली बार ही बुरी तरह से फेल हो गई थी। तुम्हारी प्रिंसिपल साहिबा हर बार मुझे बुलाकर जलील करती है। अगर इस बार मुझे तुम लोगों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा तो मैं तुम लोगों की जान से तुम्हें मार दूंगा। हर बार ही धमकी देते हैं, कौन सा पहली बार है? अरहान ने अपना सर झटकते हुए कहा। अगले लम्हे वो इसको कानों से पकड़कर खींचते बाहर लेकर चला गया। हाय अल्लाह, मैं मर गया। मेरे कान, भाई क्या कर रहे हैं? मैं कान के बगैर बिल्कुल प्यारा नहीं लगूंगा। उसकी आओ पुकार अरूज पर थी, जबकि वो दनदनाते हुए कमरे के अंदर दाखिल हो गई, जहां पर उसकी बड़ी बहन अम्मी के सामने बैठी अपने दुखड़े रो रही थी। अम्मी, आज साफ साफ बता दे। इसके भी कान खड़े हो गए थे। आखिर उसकी बहन आज साफ साफ क्या जानना चाहती थी? मिशाल को आपने कचरा कुंडी से उठाया था ना? ये सुनने की देर थी कि मिशाल के चेहरे के तासुरात बिखरे। देखिए बाजी, हमारा ऐसा वैसा कोई मजाक नहीं है। मैं मजाक कर भी नहीं रही हूँ। मैं बहुत सीरियस नोट पर बात कर रही हूँ। अम्मी मेरी तरफ देखे, मुझे बताएं, उसको आपने इस कचरे के ढेर से उठाया था ना, या फिर ये अस्पताल में किसी इंतहाई गंदी औरत की बेटे के साथ तब्दील हो गई थी? क्योंकि आपकी औलाद तो ऐसी हो ही नहीं सकती। जिस बात में आकर वो कुछ ज्यादा ही बोल गई। सिद्रा बेगम ने अपनी बड़ी बेगम बेटी को कीना तोड़ नजरों से घूरा, मगर वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। इससे बड़ी फोहड़ औरत मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी। इंतहाई ऊपर दर्जे की बेवकूफ है। ये फिर से महाभारत शुरू होने वाली है। सिद्रा बेगम मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई। उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ था। विशाल भी मैदान में उतर आई। अगले लम्हे उसकी बड़ी बहन तानिया ने उसके बाल अपने हाथों में जकड़े और एक जोरदार झटका दिया। अम्मी! विशाल हलक के बल चीखी। क्या कर रही हो तुम, पागल तो नहीं हो गई? सिद्रा बेगम ने तानिया के हाथों से अपने मजलूम बेटी के बाल छुड़ाए, जो मजलूम कम और ड्रामाबाज ज्यादा थी। विशाल को लग रहा था जैसे उसका दिमाग जोर जोर से हिल रहा हो। सब ठीक कहते हैं कि मुकाफात अमल हर हाल में होकर ही रहता है। अभी वो बाहर अरहान के बाल खींच रही थी और अंदर आकर उसकी बहन ने उसके बालों को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। क्या मसला हुआ है, मुझे बताओ। इस बेवकूफ औरत को मैंने कहा था कि किचन में मैंने चूल्हे पर दूध उबालने के लिए रखा है। इसको देखना कि कहीं उबल कर बाहर ना आ जाए। लेकिन मोहतरमा ना जाने किस कौन से कामों में मसरूफ थी कि ये मेरी बात भूल गई। और जब मैं किचन में गई तो वो देचकी से बाहर निकलकर फर्श को बोसे दे रहा था। इसे तो मैं जान से मार डालूंगी। मेरा केक बनाने का इरादा था और मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। तुम तो इधर आओ। उसके पीछे भागी तो वो हड़बड़ा कर तेजी से कमरे से बाहर निकली, मगर सामने से आने वाले बासिल खान से वो बहुत बुरी तरह से जाकर लगी। घर छोटा नहीं था, बल्कि इसकी किस्मत खराब थी। एक मुसीबत से निकलती तो दूसरी में फंस जाती थी। आंखें हैं या बटन देखकर नहीं चल सकते क्या? वो गराते हुए बोला। यही सवाल मैं आपसे भी तो कर सकती हूँ। तुम्हारी जुबान लंबी मैं किसी दिन काट डालूंगा। तानिया ने उसे धमकी दी तो वो बादल के पीछे जाकर छुप गई और उसकी शर्ट को मजबूती से अपने हाथों से जकड़ लिया। क्या करोगी? क्या मेरी शर्ट फाड़ने का इरादा है? इन्हें बोले कि ये मुझसे दूर हो जाए। वो तानिया से बचने के लिए अब दूसरे दुश्मन के पास पनाह ले रही थी। वो भी सदा का मतलब ही था। और मैं ऐसा क्यों करूं? वरना मैं आपका पोल खोल दूंगी। क्या आपने मैडम हमरा के साथ बैठकर कॉफी पी थी?
वो जरा सी इसके कान में झुकती, फरमाइश बड़े लहजे में बोलती, उसे चुप होने पर मजबूर कर रही थी। तानिया छोड़ दो इसे, ये एक नंबर की बेवकूफ है। तुम्हें पता है ना कि इस पर असर नहीं होने वाला, क्योंकि इसका दिमाग इसके घुटनों में मौजूद है। मुझे लगता है कि अब तक वो टखनों में पहुंच गया होगा। बासिल उसे बचा रहा था भैया, उसे जलील कर रहा था। विशाल समझ ना पाई, मगर ये देखकर उसके दिल को तसल्ली हो गई थी कि तानिया हाथ ने उठाया वो वाइपर जमीन पर फेंक कर गुस्से से वहां से चली गई थी। अब क्या किया तुमने? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, में जो मर्जी करो, आप अपने काम से काम रखें। वो वहां से जाने ही लगी थी कि बादल ने उसके बाजू को मजबूती से पकड़ लिया। अगले लम्हे वो हैरान रह गई और फिर अपना दुपट्टा अपने दांतों में छुपा कर पुरानी फिल्मों की तरह हीरोइन बनने की नाकाम एक्टिंग करने लगी। बादल को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गलत गलत इंसान का बाजू पकड़ लिया था। वो तो थी ही एक नंबर की ड्रामाबाज। उसे तो मौका चाहिए था अपनी एक्टिंग का मुजाहरा करने का। बादल ने झटके से उसकी बाजू छोड़ी। ये ड्रामाबाजी बंद करो और जाकर पेपर की तैयारी करो, वरना मैं तुम्हें सर बिलाल के पास भेज दूंगा। प्लीज मुझे उनके पास भेज दे। मुझे उनके पास पढ़ने का बहुत शौक है। इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दूंगी। बादल को लगा था कि वो सर बिलाल से डर जाएगी। वो उसका ही दोस्त था और बहुत ही सख्त था। स्टूडेंट उनका नाम सुनकर थर थर कांपने लगते थे, और यहाँ पर उनके नाम उनके पास पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो रही थी। यकीनन ये उनके बारे में जानती नहीं थी। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम तो मेरे सारे मसाइल ही हल कर दिए। मैं आज ही उससे बात करूंगा, वो तुम्हें ट्यूशन दिया करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, खबरदार, जो तुमने वहां पर कोई शरारत या किसी को परेशान करने की भी कोशिश की, वो मेरी तरह तुम पर रहम नहीं करेगा। आप कौन सा मुझ पर रहम करते हैं? जहां तक हो सकता है मुझसे बदला लेते हैं। जुबान का लगाम दिया करो। तानिया की आवाज सुनकर वो खौफ से अपनी जगह उछल पड़ी और फिर से वो बाजिल के पीछे जाकर छुप गए। बाजिल की दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए मुंतशिर हो गई थी कि बेवकूफों वाली हरकतें करती हो तो कोई छोटी बच्ची नहीं हो, 19 साल की हो चुकी हो, लेकिन अभी तक एफएससी में ही बैठी हुई हो। फिर से तानिया की आवाज गूंजी, जब मैं इस उम्र में थी ना, तो मेरा 3rd सेमेस्टर था। क्या उखाड़ लिया तुमने डिग्री लेकर? घर में ही बैठी हो ना, न ढंग का कोई रिश्ता आ रहा है, ना ही तुम यहाँ से जा रही हो। अजाब बनकर बस हमारे सर पर नाजिल हो गई हो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, बदतमीज लड़की। वो मारने के लिए उसकी तरफ भागी तो विशाल अपने कमरे में जाकर जोर से अंदर से दरवाजा बंद कर चुकी थी, और वहां पर खड़े होकर वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। या मेरे अल्लाह, मेरी चिड़चिड़ी बहन की वजह से शादी हो जाए और इसने मुझे भरी जवानी में ही गंजा कर देना, नहीं तो। हैरत का दूसरा झटका उसे उस वक्त लगा जब उसने बेड पर अरहान को टेक लगाकर लेटे हुए देखा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कमीने इंसान? अरे मेरी प्यारी बहन, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि गुस्सा करके तुम्हारा खून जले और तुम्हारा रंग काला हो जाए। वो इस वक्त बहुत ही मीठे अंदाज में बात कर रहा था। मिशाल को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मुझे बताओ, क्या काम है? अरे तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। हाँ, मुझे पता है तुमसे बड़ा कमीना इस पूरी दुनिया में और नहीं पैदा हो सकता। बस अब ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे नोट्स मांगने के लिए आया था। मुझे शाम के टेस्ट की तैयारी करनी है ना। कौन से नोट्स? उसे अपने कानों में एक लम्हे के लिए यकीन आया। वही टेस्ट जो साथ हम अपने जलाद भाई, हिटलर भाई, बादल खान को देने वाले हैं। तुमने तो कहा था कि तुमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, और तुमने नोट्स के लिए मुझसे एडवांस में 5,000 भी दे दिए थे। क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया था? हाय अल्लाह, मैं लुट के मैं बर्बाद हो गया। गांव की औरतों की तरह वो अपना सीना पीटने लगा, और वो आगे बढ़ी, उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे खामोश करवाने की नाकाम कोशिश करने लगी। तुम मेरे 5,000 खा गई हो। कौन सा पहली बार हुआ? वो उसके मुंह से पिसा। देखो तो कितनी बेशर्मी से बोल रही है। क़यामत के दिन तुमसे सारे पैसे सूद समेत वसूल करूंगा। वो धमकियां देता हुआ कमरे से निकल गया। उसे अभी तक अपने 5,000 का गम अंदर ही अंदर खाई जा रहा था। इससे अच्छा था किसी होटल में जाकर अपने दोस्तों के साथ अय्याशी कर लेता। कम से कम इतना दुख तो ना होता। अब उसका रुख अपने दोस्त के घर की तरफ था। उसने तो शाम के टेस्ट की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन मोहतरमा टेंशन लेती रह गई थी। ना तो उससे ठीक तरह से पढ़ाई हुई थी,
और ना ही वो काम कर पाई थी। तानिया ने उसे पिछले लॉन की सफाई करने के लिए कहा था, तो वो कीनू का टोकरा उठाकर जाग के धूप में बैठ गई थी। साथ ही साथ वो धूप भी सेक रही थी और साथ साथ कीनू खा रही थी कि अचानक उसे अपनी बाजू जलती हुई महसूस हुई। ये धूप इतनी तेज कैसे हो गई है? इससे तो मेरी बाजू ही जलाती है। आंखें खोली तो फिर खुली ही रह गई। तानिया ने उसके बाजू पर जोर से थप्पड़ मारा। अब उसका इरादा मिशाल के मुंह को लाल करने का था। उसे सफाई करने की बजाय वहां पर कीनू के छिलकों का गंध फैला दिया था। बाकी की गजर बाजिल साहब के पालतू कुत्ते ने पूरी कर दी थी। वो जो इस गंध पर लूट फूट हो रहा था और उसे घसीटता हुआ लॉन के कोने कोने में ले जा रहा था। अच्छा होता जिस दिन तुम पैदा हुई थी ना, उसी दिन सांस बंद होने की वजह से मर जाती, या फिर तुम्हें कोई कुत्ता उठा कर ले जाता। तानिया हलक के बल चीखी और वहां से भागने लगी थी कि तानिया ने उसकी शर्ट से पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा। वो जोर से जमीन पर गिर गई। देखो मेरी प्यारी बहन, इस तरह गुस्से से मामला हल नहीं होते। मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूं ना। इस बात तो गम इस बात का ही तो गम है कि मुझे कि तुम मेरी बहन हो। देखो, लड़ाई माफ करो और अल्लाह का घर साफ करो। बचपन में भी हम ऐसे ही करते थे ना। उसे छोटे बच्चों की तरह अपने दोनों हाथ जोड़ गए उसे सुलह करने की कोशिश करते का। आज उसकी शामत पकी थी। तानिया हमेशा से ही अपने हाथ में वाइपर उठाए रखती थी। उनकी उम्रों में 5 साल का फर्क था, इसलिए उसका रोप भी बहुत ज्यादा था और वो गुस्से में अपने ताया जान पर गई थी। घर में सिर्फ दो ही लोग थे, ताया जान जिसे एक बाजिल और दूसरा तानिया खान, वरना बाकी तो शरारती ही थे। इस वक्त उसके बाकी कजन कश्मीर शादी पर गए हुए थे। उनके पेपर्स थे, इसी वजह से बाजिल ने उनको नहीं भेजा था। और तानिया को तो वैसे भी इस तरह के झंझटों में पड़ने का कोई भी शौक नहीं था। वो अपनी एक छोटी सी दुनिया में मगन रहती थी, जो कि किचन से शुरू होकर और किचन पर ही खत्म हो जाती थी। मगर मसला ये था कि वो चाहती थी कि उसकी छोटी सी दुनिया में पूरी हवेली समा जाए। यानी हवेली की हर लड़की को सीधी और काम काज में ताक बनाना चाहती थी। इतनी फिक्र तो उनकी माँ को नहीं थी जितनी हमारी तानिया साहबा को थी। इससे पहले कि मिशाल की बड़ी बहन उस पर हमला कर दी, तायाजान की आवाज सुनकर वो दोनों ही चौंक पड़े। मिशाल फौरन उनकी तरफ भागी, उनके साथ जाकर खड़ी हो गई। जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो। तायाजान 2 कदम आगे की तरफ हुए तो वो फिर उनके पहलू में जाकर खड़े हो गई। मैं कहती हूँ, जो बिगाड़ सकती हो मेरा बिगाड़ लो। अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे टच करके दिखाओ। क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? उसको ललकारता हुआ देखकर दादा तायाजान ने नागवारी से उससे दरियाफ्त किया। ये मेरी जान की दुश्मन, मेरी खून की प्यासी, मेरी सगी बहन। अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो सबसे पहले इसको जेल में लेकर जाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी सांस टेंशन लेने की वजह से किसी दिन बंद हो जाएगी। कसम से इस तरह से मेरे सर पर आ खड़ी हुई है, जैसे जिल्लात फांसी देने के लिए बेचारे बेगुनाह के पास आता है। ताईजान ने लॉन की क्या हालत कर दी है। मैंने इतनी मेहनत से सफाई की थी। तानिया थोड़ी सी नरम पड़ गई। उसका गुस्सा बहुत तेज था, मगर वो बड़ों के सामने तो बदतमीजी का मुजाहरा करने से रही। बड़ी मुश्किल से वो खुद पर कंट्रोल कर रही थी। दिल ही दिल में मिसाल को ढेरों गालियों से भी नवाज रही थी। तो इस काम के लिए मुलाजमा मौजूद है ना, मैंने उसको निकाल दिया है। वो ठीक से काम नहीं करती थी और मैं चाहती हूँ कि हवेली की लड़कियां काम करें। आखिर को ये कल को अपने घर में भी तो जाएंगी ना। ताया जान उसका छोटे काम करके उसका दिमाग खराब हो गया। आप 2-3 नौकरानियों को तलाश करें। बुरी बात, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। बड़ी बहन से बदतमीजी नहीं करते। अगर उसको जरा भी अकल होती तो मुझे किसी बात का गम था। ये कहकर वो बुड़बुड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई, जबकि वो बाहर लॉन में उसी गंद में तायाजान के साथ शतरंज खेलने के लिए बैठ गई। इससे भी उसने बेट लगाई थी कि अगर मैं जीत गई तो आपके बदले मैं 10,000 देना पड़ेगा मुझे। अगर मैं हार गई तो तायाजान ने उससे कहा कि तुम मुझे इम्तिहान में 90% नंबर लेकर दोगी, बदले में तुम्हें अपनी गाड़ी की चाबी दे दूंगा। यानी दोनों तरफ उसी का फायदा था। अब उसका दिल कर रहा था कि वो हार जाए और 90% नंबर लेकर ताईजान से उनकी गाड़ी की चाबी ले ले। और फिर दूसरी तरफ उसका ड्रेस आ जाता। उसने डिजाइनर का ड्रेस काफी दिनों से ताड़ा हुआ था और वो हर हाल में उसको लेना चाहती थी। गेम आखिरी लेवल पर पहुंच गई थी कि बादल की गरजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। ये बिजली कहाँ से करकी? उसे घबराते हुए कहा तो करीब ही खड़ा
बाजू बांधे उसको घूर रहा था। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं बाजिल भाई, ये वाइट कलर की शर्ट आप पर बहुत ज्यादा सूट कर रही है। तुम्हारी स्टडी का टाइम हो गया है, मेरे कमरे में आओ। वो बाजिल भाई, मैं ताईजान के साथ बिजी हूँ, स्टडी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। ताईजान ने उसे पुकारते हुए कहा, मैं 15,000 तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अय्याशी करो। क्या जरूरत थी उसको इतने पैसे देने की? परसों उसने मेरे बटुए में से भी बात करते करते वो चुप हो गया। जाहिर सी बात है, जब आप मेरी पॉकेट मनी बंद करेंगे तो मुझे यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। उसने खुद ही अपना फोन खोल दिया। तायाजान दोनों की नोक झोंक पर मुस्कुराते हुए गहरी सांस भरते वहां से उठकर चले गए। अब क्या मुझे तुम्हारी किसी शाही सवारी पर बिठाकर तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा क्या? उसके लिए मेरा शौहर ही काफी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी होगी। ये टेंशन आपको होनी चाहिए। मैं तो बहुत प्यारी हूँ, क्यूट भी हूँ, और सबसे बढ़कर मैं लड़कों की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरती हूँ। वो सोचे समझे बगैर ही बोलती थी। अभी भी बादल को उसकी बात सख्त बुरी लगी, मगर वो चुप रह गया। उसने फैसला किया कि टेस्ट के जरिए से सारे पतले बराबर करेगा। जब वो दोनों कमरे के अंदर दाखिल हुए तो सामने अरहान साहब गर्दन झुकाकर बैठे थे, और उसकी गर्दन का रंग लाल हुआ था। यकीनन बाजिल ने उसको अच्छा खासा मारा था। यहाँ मेरे अल्लाह, मुझे इसकी शर से बचाना। हमेशा की तरह उसने कमरे में दाखिल होते वक्त यही दुआ मांगी, फिर ऊंची आवाज में आऊज़ बिल्लाह पढ़ने लगी। मैंने सुना है कि ये कमरे में दाखिल होते वक्त पढ़ो तो इंसान बहुत ही मुसीबतों से, बलाओं से और बहुत से जिन्नों से बच जाता है। ये सारी बातें उसने बाजिल को घूरते हुए कही थी। वो छोटी थी और सबकी लाडली भी, इसी वजह से उसे डांट नहीं सकता था, वरना उसके बस में होता तो वो उसको चंद ही दिनों में सीधा कर देता। तुम्हें क्या हुआ इरहान? और अरहान के करीब बैठती उसके कानों में झुकते हुए बोली, मोए मोए हो गया मेरा। जो सवाल तैयार करके आया था उसमें से इसने एक भी नहीं दिया, और सारे पुराने सवाल पूछ डाले। कसम से पिछले घंटे से इसके हाथों पीट रहा हूं। अब तुम्हारी बारी है। अगर इसने तुम्हें मेरी तरह नहीं मारा या तुम्हें सजा नहीं दी तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। तुम कितने मतलबी हो, कितने बेशर्म और कितने बेहया हो कि तुम्हें जरा गैरत नहीं कि जब तुम अपनी बहन जैसी कजन को लिपटा हुआ देखना पिटता हुआ देखना चाहते हो। ओ तोबा, मुझे माफ कर दो, तुम जैसी बहन ना कभी भी नहीं देखी मैंने। ये मेरे हाथ देखो, मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ओ हाँ, आप बोले, आपने क्या कहना था? वो यूं उसकी तरफ मुतवज्जा हुई जैसे बहुत ही अहम गुफ्तगू रोक कर उसे बोलने की इजाजत दे रही है। मैंने कुछ नहीं कहना, तुमने ही ये सवालात हल करने हैं। अरहान, उसको वो सवालात बताओ। अरहान ने बेसाख्ता खौफ के मारे थूक निकल लिया। वो उसके सामने कॉपी रख दी। ये सवाल तो वो जिंदगी में पहली बार देख रही थी। ए इसे ए प्लस स्क्वायर्स के फार्मूले के अलावा और कोई फार्मूला भी नहीं आता था, और उसका दिल कर रहा था कि दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे। लेकिन रोने से बेहतर था कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कर दे, जो कि जो मैथ कभी से पढ़ाई में ही नहीं गई थी, या फिर वो अभी तक इजाद भी नहीं हुई थी। उसने इस मैथ से हल करना शुरू कर दिया। न जाने वो क्या कर रही थी, लेकिन इस तरह से अपनी कॉफी में वो झुकी हुई थी जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रही हो। अब अरहान को उसे देखकर टेंशन होने लगी। उसका लग रहा था कि वो वाकई में तैयारी करके आई है, और उसके सामने वो ड्रामे लगा रही है। मुझे देखो क्या कर रही हो तुम, साइड पर हो जाओ। खबरदार जो तुमने मेरी कॉपी को हाथ में लगाया, वरना मैं तुम्हारे हाथ काट डालूंगी। वो हलक की बल चीखी तो वो घबरा कर पीछे की तरफ पलटा। ठीक है, मुझे माफ रखो। अब उसने बकायदा हाथ जोड़ दिए। मोहतरमा फिर से अपनी कॉपी पर झुक गई। सवालात हल करने के बाद उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कॉपी बासिल के सामने रखी। उनके आंसर्स देखो और मुझे बताओ, क्या तुम्हारे आंसर्स मैच हो रहे हैं? वो गौर से इसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछ रहा था। मैं बुक उठा कर आती हूँ। जैसे वो उठी, मोबाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। मोबाइल की स्क्रीन पर 3 सवालात खुले हुए थे। ये वही सवाल थे जो उसे बासिल ने हल करने के लिए दिए थे। चीटिंग करने में तो वो बचपन से ही बहुत माहिर थी। पेपर्स में भी यही सब करके वो पास होती थी। बासिल ने वो मोबाइल उठा लिया। फरहान अपने पूरे दांतों की नुमाइश करते उसको बुरा, अब आएगा मजा, अब तुम अपनी औकात में वापस आओगी।
मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये सब कुछ क्या है? कहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? वो अनजान बन गई। मैं इस मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सब क्या है? अरे अरे, ये तो मैंने मुझे नहीं पता। रुकिए, मुझे दिखने दे, मैं आपको दिख कर बताती हूँ। ये तो मैथ के सवालात हैं। तुम्हारी एक्टिंग बहुत फ्लॉप है। जाओ, दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ और अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो। क्या आप मुझे इस तरह की वाहियात सजा देंगे? मैंने जो कहा है वो करो, वरना जान ले लूंगा। अरहान ऊंची ऊंची आवाज में गाना गुनगुनाने लगा। तुम भी इसके साथ जाकर खड़े हो जाओ। मगर भाई, मेरी क्या गलती है? जो कहा है वो करो, बहस मत किया करो। वो दोनों अब एक साथ खड़े हो रहे थे और एक दूसरे के पाँव और गुस्से से पाँव पर मार रहे थे। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं कब इसको अकल आएगी, कब ये थोड़ी सी मेच्योर होगी। वो तो इसकी चीटिंग स्किल्स देखकर ही हैरान रह गया था, क्योंकि ना तो अरहान को और ना इसको अंदाजा हो सकता था कि वो मोबाइल पर देख कर लिख रही है। उसको तो यही लग रहा था कि वो यूं ही अनाप शनाप लिख रही है। जब उसने मोहतरमा का रजिस्टर खोला तो उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में डर गए। उस लड़की का कुछ नहीं हो सकता था। जल्दबाजी में उसने ऊपर नीचे मैथ करके लिख दिया था। वो खुलकर हंस दिया। ये पागलों की तरह हंस क्यों रहा है? शीशे के पास वो दोनों से हंसता देखकर हैरानी से बोले थे, मुझे तो लगता है कि भाई के दिमाग में ना कोई मसला है। जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा और इनका इलाज करवाना पड़ेगा, कि ऐसा ना हो कि मामला बढ़ जाए। 4 घंटों तक वो लोग ऐसे ही पोजीशन में खड़े रहे और फिर उसके बाद वो उन्हें तायाजान की अदालत में ले गया, जहाँ पर तायाजान अमेरिका का रूल अदा कर रहे थे और वो दोनों चीन की तरह खामोशी से उनके लगाए हुए गिरफ की रिस्क ले रहे थे। या मेरे अल्लाह, यानी अब हम बाहर भी नहीं जा सकते। मेरा तो दम घुट जाएगा। 2 मिनट के लिए वो कमरे के अंदर बैठती हूँ तो मेरा दिल होने लगता है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। चलो, इस तरह तुम घर पर टिक तो जाओगी ना? हर रोज मोहल्ले से तुम्हारी शिकायत आई होती है। तानिया ने उसे मुस्कुराते हुए कहा तो इसको घूर के रह गई। अगले दिन उनके कजिन्स की वापसी मुमकिन हो गई थी। उनके आते ही कश्यप को वो गले लगी और पूट पूट कर रोने लगी। अरे क्या हो गया पगली, इतनी जज्बात क्यों गई हो? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तेरे पीछे मेरी फील्डिंग हमेशा से सेट रहती थी। जब भी कोई काम करती हूँ उल्टा हो जाता था। अकेली जलील होती थी। चल, अब तेरे साथ मिलकर जलील होंगी तो ज्यादा कम भी नहीं होगा। ये सुनकर कश्यप ने उसे मुक्का मारा। एक तो तुम लोग मुझे मारते बहुत ज्यादा हो। वो अपने बाजू को मलते हुए बोलती बहुत बेचारी लग रही थी। उसके कजन वापस आ गए थे। घर के बड़े भी लाउंज में जमा थे जब दादी जान ने एक और ऐलान किया। माशाल्लाह से हमारे बेटे बाजिल ने बिजनेस में अपना नाम बना लिया और उसका शुमार शहर के जाने माने बिजनेसमैन में होता है। सब कजिन से तालियां बजाई। बाजिल ने उन्हें गुस्से से घूरा तो उन्होंने फौरन से हाथ अपनी गोद में गिरा लिए, सिवाय एक लड़की के जो जोर शोर से तालियां बजाए चली जा रही थी, और वो मिशाल साहिबा थी। कश्यप ने उसको टोका मारा तो वो होश की दुनिया में आई और फौरन से सीधी होकर बैठ गई। तो मैं चाहती हूँ कि अब अपने बेटे बाजिल की शादी कर दी जाए। बाजिल, तुम्हारा इस मामले में क्या ख्याल है? ये सुनकर वो संजीदगी से उनके चेहरे को देखने लगा। मैंने अपनी शादी का मामला आपके जिम्मे किया हुआ है। आपको जो बेहतर लगता है दादी जान आप करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने शरीफ हैं हमारे बाजिल भाई। विशाल ने एक बार फिर से ऊंची आवाज में नारा लगाया। कजन्स फिर से शुरू हो गए। बाजिल भाई की जय हो। तुम सब लोग की पॉकेट मनी पर अगले 3 दिनों तक तुम लोग को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनते अब हर तरफ मौत जैसी खामोशी फैल गई। बाजिल आराम से सोफे पर टेक लगाकर बैठा हुआ था और मिशाल साहिबा के हिलते हुए लबों को देख रहा था। वो गारंटी से बात कर सकता था उसे गालियां ही दे रही होगी, लेकिन ऊंची आवाज में गालियां देने की हिम्मत नहीं रखती थी। इस वजह से वो भी सुकून में था। मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ लिया है, बल्कि यहाँ से मैं 2-3 बच्चों के साथ रिश्ते ढूंढ चुकी। खानदानों की हवेली यही एक बात होती है जिससे पूरी नौजवान नस्ल को खौफ महसूस होता था। अपनी तानिया का रिश्ता मैंने तुम्हारी फूफू के बेटे कैप्टन सफदर के साथ तय कर दिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छा और नेक बच्चा है। ये सुनकर मिशाल ने ऊंची आवाज में शुक्र का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तानिया भी दिल ही दिल में खुश हो गई, क्योंकि उसे संजीदा मिजाज कैप्टन पसंद था। कशिफ का रिश्ता मैंने
अरहान के साथ तय कर दिया। ये सुनकर उन दोनों के दांत बाहर आ गए, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे और बचपन से एक दूसरे को दिल ही दिल में पसंद भी करते थे। कभी भी खुलकर इजहार नहीं किया था, लेकिन ये इजहार थर्ड पार्टी यानी दादी की तरफ से हो गया था। और जहाँ तक मेरे बेटे बाजिल का सवाल है, तो इसका रिश्ता मैंने मिसाल के साथ तय कर दिया। बाजिल, जो कि आराम से टेक लगाकर बैठा हुआ था, वो हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। निशात ये सदमा बर्दाश्त ही ना कर पाई और कशफ की गोद में गिरकर बेहोश हो गई। वो उसके गालों में जोर जोर से थपथपाने लगी। दादी जान, ये तो बेहोश हो गई, ड्रामा कर रही होगी, ये बहुत बड़ी ड्रामाबाज है। दादी, मैं सच कह रही हूँ कि वाकई में बेहोश हो गई है। और मोहतरमा मिशाल ये सब देखकर बर्दाश्त न कर सकने की वजह से हकीकत में ही अपने होशो हवास से बेगाना हो गई थी। सब कजन्स उसका मजाक बना रहे थे, मगर वो फिलहाल किसी को भी ये जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। बाजिल ने इंतहाई बेचारगी से अपनी दादी जान को देखा और फिर बाद में उनके कमरे में गया। उससे बहुत वावेला मचाया। वो अपनी माँ से भी लड़ा, मगर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। सिर्फ तुम ही हो जो इस सबको संभाल सकते हो। मैं उसको गैरों के हवाले नहीं कर सकती और खानदान भर कोई उसको उसका जोड़ भी नहीं है। मैं मेच्योर हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अपनी ये छोटी सी बच्ची मेरे हवाले कर दे। मैंने अपनी जिंदगी में एक मेच्योर औरत तानी है जो कि मेरी बीवी बनकर रहेगी। मैंने एक बच्चा अडॉप्ट नहीं करना है। वो चिलचिलाते हुए बोला। इस वक्त वो बहुत बेबस दिखाई दे रहा था। दादी जान ने उसे अपने पास बिठाया और उसे समझाने लगी, मगर वो सारी बातें उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो लड़की और उसकी बीवी के रूप में, ये सोचकर ही उसका दम घुटने लगा था। खानदान में एक बार फिर से 3 शादी आने वाली थी। अरहान और कश्यप का सिर्फ निकाह था, क्योंकि वो दोनों ही कम उम्र थे और छोटे थे और भी दोनों ही पढ़ भी रहे थे। तानिया और विशाल की शादी एक साथ ही की जाने का फैसला किया गया था। सिद्रा बेगम को तो तानिया के हवाले से कोई परेशानी नहीं थी। वो जानती थी कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। असल मसला तो इन्हें मिसाल का था। जब वो उसके कमरे में गई तो वो मुंह बना कर बेड पर लेटी हुई थी। आज मुझे वाकई में यकीन आ गया कि आपने मुझे ना कचरा कुंडी से उठाया था। ये कहकर वो अपना चेहरे दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे मेरी बच्ची, क्या हो गया है? इस तरह से क्यों रो रही हो? एक तो आपने मेरी जिंदगी झंझट बना दी, मेरी जिंदगी से सारी खुशियां ही गायब कर दी, और ऊपर से मुझसे ही पूछ रही है कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं इसलिए रो रही हूँ कि इस जल्लाद से मेरी शादी हो रही है। मैं मर जाऊंगी, मगर इससे निकाह नहीं करूंगी। वो बहुत ही अच्छा नौजवान है, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। मेरे लिए वो किसी मौत के फरिश्ते के बराबर है। रोज मैं मौत के फरिश्ते को अपने सामने देखूंगी। मुझसे नहीं हो सकता, बस बहुत हो गया। फजूल की बातें मत करो। बाजिल भी इस रिश्ते से बहुत खुश है। उसके एतराज का कोई फायदा ही नहीं हुआ था। उन दोनों के निकाह का दिन आ गया था। रुखसती भी हो गई थी और रुखसत होकर दुल्हा मियाँ कुक के कमरे में पहुंच गई थी। जब वो दुल्हन बनी थी तो उसके एहसासात और जज्बात काफी हद तक चेंज भी हो गए थे और उसकी अम्मी ने भी उसे बहुत सी बातें समझाई थी, जिनको अच्छी बेटियों की तरह उसने अपने पल्लू से बांध दिया था। और अपने शौहर के सामने भी वो नई नवेली दुल्हन की तरह एक्टिंग करने लगी थी। ये अलग बात थी कि शर्म से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था, मगर फिर भी थोड़ा बहुत तो ड्रामा करना ही था ना, वरना वो उसे बेशर्म समझ लेता। जब बादल खान कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपने हाथों में ढेर सारी किताबें उठा रखी थी और उसका घूंघट चेहरे पर गिरा हुआ था, जिसकी वजह से वो उन किताबों को नहीं देख पाई थी। वो कदमों की चाप सुनकर खुद ही सिमट कर बैठ गई। अब मैं उनको क्या ही कहकर पुकारूंगी? बासिल जी, नहीं नहीं, ये बहुत सारा ऑकवर्ड लगेगा। खैर, मुझे उनको बुलाने की जरूरत ही नहीं है। जब भी बुलाऊंगी तो आगे से डांट ही मिलेगी। मैं उनको मुंह ही नहीं लगाऊंगी। वो इस वक्त अपने शौहर के कमरे में बैठी उसी के बारे में इस तरह की उसके उसके खिलाफ ही सोच रही थी। अगर उसकी अम्मी उसके ख्यालात जानने में कामयाब हो जाती तो उसको कहीं का ना छोड़ती। बासिल ने जोर से किताबें बेड पर रखी तो उसने घूंघट उठाकर घबराते हुए कहा, हाय मेरी अल्लाह, ये क्या हो गया? अपने साथ इतनी ढेर सारी किताबें देखकर
वो फीकी सी हंसी हंसी थी। क्या आप आज रात बैठकर पढ़ेंगे? मैंने सुना है कि आपको वे कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये उन्हीं की किताबें हैं? वो एक एक किताब चेक करने लगी, मगर सारी किताबें उसके कोर्स की थी। नहीं, ये तो तुम्हारी किताब है और मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए लाया। क्या मतलब है आपका? मैं नई नवेली दुल्हन दुल्हन हूँ। वो कमर पर हाथ रखकर मैदान में लड़ने के लिए उतर आई, मगर फिर कुछ याद आने पर उसने अपना घूंघट हल्का सा आगे डाला और दुपट्टा दांतों में दबाते शर्माते हुए बोली, आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए और मेरी मुंह दिखाई मुझे देनी चाहिए। हजार बार देखे हुए मुंह की क्या ही मुंह दिखाई होती है? आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ, यानी आप मुझे कुछ नहीं देंगे। जब तुम एग्जाम्स पास करोगी तब तुम जो कहोगी मैं तुम्हें लेकर दूंगा। फिलहाल कुछ भी नहीं। चलो अब जल्दी से ये किताबें उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। मैंने उन्हें नहीं पढ़ना। मैं तायाजान से जाकर आपकी शिकायत करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि शादी की पहली रात वो बुड़बुड़ाती वहां से जाने ही लगी थी कि बादल ने उसको वापस पीछे की तरफ खींच लिया। वो जोर से बेड पर जा गिरी। बादल के उसके ऊपर मौजूद था और बराह रास्त उसकी आंखों में दिख रहा था। उससे बेसाख्ता खौफ के मारे थूक निकला, आप प्लीज थोड़ा सा दूर होकर बात करें। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। वो इसके कंधे पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बोला, तो इसने रोबोट की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसके लहजे में सदा की मासूम थी। आंखें टिमटिमाती वो इस वक्त एक छोटी सी गुड़िया मालूम हो रही थी। बादल से दूर हो गया। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ आ गई और शीशे के सामने खड़ी होकर वो अपना अक्स देखने लगी। उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। उसके कान की लो भी टप रही थी। फल्लाची, ये कितना बेशर्म इंसान है। तौबा। उसने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। एक लम्हे के लिए तो उसके जहन से निकल गया था कि उसकी बीवी है और वो उस पर अपना हक रखता है। जब वो बाहर निकली तो वो इसी तरह ही चौकड़ी मार कर बेड पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अब चेंज कर ले, मैं थोड़ी ही देर में चेंज करूंगा और फिर मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम के सिलसिले में जाना है। ये सुनकर उसके दिल को धचका लगा। वो इसकी दुल्हन थी और उनकी शादी को भी सिर्फ चंद घंटे ही गुजरे थे और दूल्हे को जरूरी काम पर जाना था। उसे गुस्सा भी आ रहा था और दिल भी दुखी हो रहा था कि वो उस जैसी प्यारी औरत को छोड़कर न जाने कौन सा काम करने के लिए इस तरह के इम्पोर्टेंट दिन पर बाहर जा रहा था। अगर आप इस शादी के लिए राजी नहीं थे तो आपने शादी क्यों की? आप इनकार कर देते। जैसे उसने एक किताब उठाई उसका गम फिर से ताज़ा हो गया और वो गुस्से से बोली, सब कुछ तुम्हारे सामने था। मैंने इनकार करने की कोशिश की मगर मेरी बात को अहमियत ही नहीं मिली। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते? मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बस मैं तुम्हें नापसंद करता। वो साफ और दो टूक अंदाज में से अपनी नापसंदगी का इजहार कर रहा था। उसकी आंखें आंसू से भर गई, मगर बादल को तो जैसे फिक्र ही नहीं थी। और आप मुझे नापसंद क्यों करते हैं? उसका लहजा पीक गया। दिल था कि गम से फटा जा रहा था। तुम्हारी इन बचकाना हरकतों की वजह से और तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें ये हरकतें जेब नहीं देती, उसके बावजूद भी तुम ये सब करती हो। मुझे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी मैच्योर हो। तुम्हारी शरारतों से मुझे मसला नहीं है, लेकिन एक हद में रहकर की जाए तो बेहतर रहता है। मैं तुम्हें बहुत सी बातें समझाना चाहता था, मगर मैं जानता हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप मुझे समझाएं, मैं वादा करती हूँ कि मैं वैसा बनकर दिखाऊंगी। वो पुरजोश होकर बोली थी और वो खुद हैरान थी कि वो ये सब क्यों कर रही है। शायद उसे बादल का रवैया दुख पहुंचा रहा था। वो अपने शोहर की पसंदीदा बीवी बनना चाहती थी, जैसे भी करके अब उनका निकाह तो हो चुका था। वो वाकई में इस रिश्ते को निभाना चाहते थे। बादल भी एक लम्हे में सोच में पड़ गया। क्या वो फिर से उसके लिए कोई गेम खेल रही थी या कोई प्रैंक कर रही थी? आपकी ख्वाहिश क्या है? आपकी बीवी कैसी हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरी इज्जत करने वाली हो। सबसे पहले तो तुम मुझे आप कहकर पुकारोगी। तुम की गुरदान मैंने तुम्हारे मुंह से ना सुनो। दूसरी बात, तुम हर चीज अपने घर वालों से शेयर नहीं करोगी। जो कुछ हम दोनों के दरमियान होगा वो तुम किसी को नहीं बताओगी। तीसरी और अहम बात, तुम जो भी काम करोगी मेरी इजाजत से करोगी।
पहले तुम इन चीज़ों पर अमल कर लो, बाद में तुम्हें बाकी चीज़ें समझा दूँगा। आप बेफ़िक्र हो जाएँ, मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊँगी। उसके बाद उसने किताबें खोल दी। जो सवाल उससे कर रहा था, वो ज़ोरों-शोर से उनकी प्रैक्टिस में लगी हुई थी। बासिल को लग रहा था कि ये सब एक ही रात का जोश है। अगले दिन वो फिर पुरानी धुन में वापस आ जाएगी। लेकिन सुबह सवेरे जब उसने अपनी माँ के सामने किचन में खड़ा देखा तो वो हैरान रह गया। आइए बैठिए, मैं आपके लिए ऑमलेट बना रही हूँ। बिस्मा बेगम ने मुस्कुराते अपनी बेटे की तरफ देखा। ऐसा कौन सा जादू कर दिया मेरी बहू पर? वो खुद हैरान और परेशान था। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो तो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। उसके छोटे छोटे काम अपने हाथों से करती और वो जो उसे समझाता उसे गौर से सुनती। लेकिन पढ़ाई में अभी भी उसका दिल नहीं लग रहा था। कुछ अरसा गुजरा तो बादल उसे अपने साथ एक बिजनेस पार्टी में लेकर गया। वहां पर मौजूद औरतों को देखकर उसे एहसास से कमतरी होने लगा। वो औरतें फर फर इंग्लिश बोल रही थी। कुछ बातें तो उसके सर के ऊपर से ही गुजर रही थी। उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। सबने उसके हुस्न की वजह से उसकी तारीफ की थी, लेकिन एक औरत ने उसके लहजे की वजह से उसका मजाक भी बनाया था कि जब तुम बात करती हो तो तुम्हारी पर्सनालिटी से तुम्हारा लहजा मैच नहीं होता। तुम्हें अपने ऊपर और अपनी इंग्लिश पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए सब कुछ बहुत ज़रूरी है। सिर्फ खूबसूरत होना काफ़ी नहीं होता। ये सुनकर वो झल बुन कर रह गई। बार बार उसकी आंखें आंसू से भीग रही थी। वो बादल के पहलू में जाकर खड़ी हो गई। जब उसने अपनी बीवी की आंखों में आंसू दिखे तो उसका दिल जोरों से धड़का। अभी तक उन दोनों में अज़वाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ था। वो जानबूझकर उसको स्पेस दे रहा था ताकि वो बादल को और अपने रिश्ते की अहमियत को समझे। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? बासिल ने उससे सवाल किया तो आंसू टूट कर उसकी आंखों से गिर गए। वो उसको लेकर साइड पर चला गया। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? उसके लहजे में बेचैनी थी। क्या किसी ने कुछ कहा है, मुझे बताओ। वो उस औरत ने मेरा मजाक बनाया। वो कहती कि मैं जाहिलों की तरह बात करती हूँ और मेरी इंग्लिश भी बहुत वीक है। मैं उसको बता कर रहूंगी कि मैं उससे ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ। अब आप देखिए मैं उसको कैसे मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। आप 1 महीने के बाद अपने घर में इसकी दावत कीजिएगा और वहां पर मैं इसको शर्मिंदा करूंगी। तुम्हें इसकी बातें अपने सर पर सवार करने की जरूरत नहीं है। वो औरत तो वैसे भी एक नफसियाती मरीज है। नहीं, अब तो मेरी अना का मसला बन गया। अब तो मैं उनको बताकर ही रहूंगी। और आप भी चाहते हैं ना कि मैं आपकी बीवी पढ़ी लिखी हो। अब आप देखें। घर जाते ही वो किताबें उठाकर वो बाजिल के पास आ गई। रोज वो 3 घंटे तक उसके पास पढ़ती। जो कॉन्सेप्ट उसे समझ नहीं आते उन पर काफी ज्यादा टाइम टाइम भी लगाती। बिस्मा बेगम हर थोड़ी देर बाद उसके पास कोई ना कोई चीज रख कर जाती। जब उसका रिजल्ट आया तो उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया। फर्स्ट ईयर में तो वो चीटिंग करके पास हो गई थी, लेकिन सेकंड ईयर में ऐसा कोई चांस नहीं था। इसीलिए उसने मेहनत की थी और उसकी मेहनत वाकई में रंग लाई थी। ताईजान ने अपने वादे के मुताबिक अपनी गाड़ी की चाबी उसके हाथ में रख दी थी। बादल ने भी उसे iPhone 17 लेकर दिया और वो मुंह दिखाई के तौर पर उसके हाथ में 6 सोने के कंगन डाले थे। वो रात के वक्त उन्हीं के साथ बैठी खेल रही थी। उसके लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट फैली थी। जब वो आकर उसके करीब बैठ गया और अपना सर विशाल के कंधे पर रखा तो हल्का सा घसपसाई। यहीं पर बैठी रहो, तुम्हें खाऊंगा नहीं, फिक्र मत करो। ये सुनकर वो अपनी जगह पर टिक गई। क्या आप अभी भी मुझसे नफरत करते हैं? मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं करता था और ना ही कभी कर सकता हूँ। तुम तो मेरी पसंदीदा औरत थी। फिर सुहाग रात तो आपने ये क्यों कहा कि आप मुझे नापसंद करते? क्योंकि तुम्हें सुधारने के लिए मेरे पास बस यही एक आखिरी चांस बचा था। मुझे तानिया ने मशवरा दिया था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम खुद को सुधारने की कोशिश करोगी। इस तानिया की बच्ची को तो मैं ना छोड़ूंगी नहीं। इसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि उसी की वजह से तो अकल दोबारा तुम्हारे दिमाग में आ गई है। वरना पिछले 18 सालों से ये घुटनों नहीं थी। वो मुंह बनाकर रह गई। मुझसे बात ना करें आप, मैं आपसे नाराज हूँ। आपने मुझे बहुत टेंशन दी है। मुझे तो वाकई में ही डर लगने लगा था कि ऐसा ना हो कि मेरा शोहर मेरे हाथों ही निकल जाए। तुम्हारा शोहर दिल जान पर तुम पर फिदा है और वो तुमसे कभी भी दूर नहीं जा सकता। ये बात हमेशा याद रखना।
वो इसका हाथ मजबूती से थामते हुए दिलफरेब अंदाज में कहता, उसे शर्माने पर मजबूर कर गया था। बाजिल अब की बार इजाजत तलब नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। उसे भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर बाजिल की दस्तरस में सौंप दिया और मजीद उस इंसान से वो दूर नहीं भाग सकती थी। बाजिल के मिलने पर वो अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करती कम था। बाकी हवेली वाले भी खुश थे कि मोहतरमा को अकल आ गई। तानिया जब उसे काम करते देखती तो उसे चढ़ाते हुए कहती कि हमें पता होता कि तुम शादी के बाद लाइन पर आ जाओगी तो पहले ही दिन तुम्हारा निकाह कर देते। जवाब में वो महज मुस्कुरा देती। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे जब अचानक बाजिल के दिल में एक ख्याल आया, क्यों ना वो विशाल को हनीमून पर ले जाए। एक तो दोनों के दरमियान अभी तक कोई अज़वाजी रिश्ता नहीं बना था और दूसरा वो चाहता था कि उनके पास कुछ हसीन पल हो और विशाल भी अच्छा महसूस करे। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद उसने दादी जान से घूमने जाने की प्लानिंग की और टेबल पर ही ऐलान कर दिया कि वो नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं। मिशाल का तो मनो खुशी से बुरा हाल था। वो तो नाचती हुई पूरे घर में घूम रही थी और हर बंदे को बता रही थी कि वो घूमने जा रही है। बाज़िल उसकी खुशी और हरकतों को देखता महफूज हो रहा था, क्योंकि वो वहां जाकर उसकी मासूमियत और होश लगाने के इरादे बना चुका था। पीर की सुबह को उनकी फ्लाइट थी और अभी से मिशाल ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। वो इतनी पुरजोश थी कि बार बार बाजिल से पूछ रही थी कि क्या लेकर जाए और क्या ना लेकर जाए। बाजिल मुस्कुराकर उसे समझा रहा था कि सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही लेकर जानी है, लेकिन मिशाल तो अपनी पूरी अलमारी ही ले जाना चाहती थी। शाम तक उसने सामान तैयार कर लिया कि लगता था जैसे वो किसी मुल्क में मुस्तकिल रहने जा रही है। बाजिल ने आकर जब उसे इतने बैग देखे तो उसकी हंसी छूट गई। अरे, हम सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, तुमने तो ऐसा सामान तैयार किया जैसे साल भर के लिए जा रहे हो। विशाल ने शर्माते हुए कहा, लेकिन मुझे तो सब कुछ जरूरी लग रहा है। बासिल ने उसके सर पर प्यार से हाथ में रखा। चलो ठीक है, जो दिल चाहे ले जाओ, लेकिन याद रखना ये सब उठाना भी तुम नहीं है। विशाल ने फौरन कहा, नहीं नहीं, आप उठाएंगे, आप मेरे शौहर हैं। बासिल ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो अब मैं तुम्हारा माल बरदार बन गया हूँ क्या? विशाल ने चहकते हुए कहा, जी हाँ, और बहुत अच्छे माल बरदार। बासिल ने उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, ठीक है मेरी मलका, जैसे आपका हुक्म। विशाल खुशी से झूम उठी और बासिल के गले लग गई। उसकी इस मासूमियत और बचपना बासिल को बहुत पसंद था। रात को खाने के बाद दादी जान ने उन दोनों को बुलाया और तकीद की कि ख्याल रखना और जहां भी जाओ साथ रहना। बासिल ने एहतरामन कहा, जी दादी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं मिशाल का पूरा ख्याल रखूंगा। दादी जान ने मिशाल की तरफ देखा और कहा, बेटा तुम भी अपना और बाजिक का ख्याल रखना, और हाँ, ज्यादा शरारतें मत करना। विशाल ने शर्माते हुए कहा, जी दादी जान, मैं बहुत अच्छी रहूंगी। दादी जान मुस्कुराई और बोली, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। सुबह सवेरे 4 बजे उनकी फ्लाइट थी, इसलिए रात को जल्दी सो गए, लेकिन विशाल को नींद तो आनी थी। वो बार बार करवटें बदलती रही। बाजिल ने उसे अपने करीब किया और कहा, सो जाओ वरना सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा। विशाल ने आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बहुत खुश हूँ। बाजिल ने उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अब सो जाओ। विशाल ने उसके सीने से लगकर आंखें बंद कर ली और कुछ देर में सो गई। जब सुबह अलार्म बजा तो बाजिल उठकर विशाल को जगाया, लेकिन वो सोने का बहाना करने लगी। बाजिल ने हंसते हुए कहा, अभी भी नींद नहीं आ रही और अब सो रही हो? विशाल ने आंखें खोले बगैर कहा, अभी नहीं उठना, 5 मिनट और सोना है। बाजिल ने उसे हिलाया और कहा, उठो भी, हमारी फ्लाइट है। विशाल नाक मुंह चढ़ाते हुए उठ गई, बढ़ाते हुए होशों में चली गई। 1 घंटे में वो दोनों तैयार होकर नीचे आए। तायाजान और दादी जान उनका इंतजार कर रहे थे। दादी जान ने दोनों पर दम किया और कहा, खुश रहो बच्चों। तायाजान ने बादल को गले लगाया और कहा, संभाल कर चलना बेटा। बादल ने कहा, जी तायाजान, आप फिक्र न करें। एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने चेक इन किया और फ्लाइट में बैठ गए। विशाल विंडो सीट पर बैठी थी और बाहर देख रही थी। जब त्यारा उड़ा तो उसने बादल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बादल ने उसका हाथ थपथपाया और कहा, डरो नहीं, मैं हूं ना। विशाल ने उसे सर हिलाया और उसकी पकड़ ढीली नहीं थी। जब त्यारा बादलों में दाखिल हुआ तो मिशाल की आंखें हैरत से चमक उठी। वाह, कितना खूबसूरत है, कितने प्यारे बादल है।
बाजिल मुस्कुराकर उसकी खुशी देख रहा था। इस्लामाबाद पहुंचकर उन्होंने एक गाय कढ़ाई पड़ी और सफर शुरू हुआ। रास्ते में विशाल मुसलसल बातें की जा रही थी। दिखे ना, कितने ऊंचे पहाड़ है, और ये देखे कितना साफ पानी बह रहा है। बाजिल जी जरा गाड़ी रोके, मैं तस्वीर बनाऊंगी। बाजिल हर बात पर हंस रहा था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था। दोपहर तक वो मरी पहुंच गए थे। होटल में चेक इन करने के बाद जब वो अपने कमरे में गए तो विशाल खुशी से चीख पड़ी। ये देखे कितना खूबसूरत नजारा है। बासिल बासिल उसके पास आया और बालकनी से बाहर देखने लगा। वाकई नजारा तो बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ सब्जा ही सब्जा और दूर पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। विशाल ने फौरन अपना फोन निकाला और तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। बासिल ने कहा, पहले आराम कर लो, फिर बाहर चलेंगे। लेकिन विशाल को कहाँ आराम आना था। वो तो भी बाहर निकलना चाहती थी। बासिल को उसकी जिद के आगे हार माननी पड़ी। शाम को दोनों माल रोड पर टहल रहे थे। विशाल हर चीज देखकर हैरान हो रही थी। बासिल ये देखे कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। मुझे ये शॉल चाहिए और ये टोपी भी। बादल हंसते हुए कहा, जो चाहिए वो ले लो। विशाल ने खुशी से उछल पट लगा छाल लगाई और दुकान में घूमने लगी। बादल पीछे पीछे चल रहा था। उसकी खुशी देखकर खुद भी खुश हो रहा था। रात को खाने के बाद जब वो होटल वापस आए तो विशाल थक कर चूर हो चुकी थी। बादल ने उसे बिस्तर पर लिटाकर कहा, आराम करो, बहुत थक गई होगी। विशाल ने आंखें बंद करते हुए कहा, आज का दिन बहुत अच्छा था, शुक्रिया। बादल ने उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अगले दिन वो नथिया गली गए। वहां की ठंडी हवा और खूबसूरत नजारे देखकर विशाल का दिल बाग बाग हो गया। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि दुनिया इतनी खूबसूरत है। शुक्रिया, आप मुझे यहाँ ले आए। बासिल ने उसे अपने करीब किया और कहा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। विशाल ने शर्माते हुए उसके सीने से लगकर कहा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। बासिल का दिल भर आया। ये वो अल्फाज थे जो वो कब से सुनना चाहता था। उसने विशाल को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, और मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अगले दिन वो दोनों सवात की तरफ रवाना हुए। वादी सवात की खूबसूरती देखकर विशाल की हैरत की कोई दहा न रही। बासिल, ये तो जन्नत है, इतनी खूबसूरत जगह मैंने कभी नहीं देखी। बासिल मुस्कुराया और कहा, अभी और भी खूबसूरत जगह है देखनी बाकी। वो दोनों कलाम गए। वहां की वादियां और झीलें देखकर विशाल का दिल खुशियों से भर गया। बासिल ने उसके लिए हर जगह तस्वीरें बनाई। वो दोनों बर्फानी चोटियों के करीब गए और बर्फ से घिरे। विशाल ने बासिल पर बर्फ के गोले फेंके और वो भी उसके पीछे भागा। दोनों बच्चों की तरह खेल रहे थे और हंस रहे थे। शाम को जब वो वापस होटल आए तो दोनों बहुत ज्यादा थके हुए थे, लेकिन खुश भी थे। रात को खाने के बाद वो बालकनी में बैठे आसमान के तारे देख रहे थे। विशाल बासिल के कंधे पर सर रखे हुए थी। बासिल जी, आज का दिन भी बहुत खूबसूरत था। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खुशी कभी महसूस नहीं की। बासिल ने उसका हाथ थामा और कहा, ये तो भी शुरुआत है, हम आगे भी ऐसे खूबसूरत लम्हात गुजारेंगे। विशाल ने उसकी तरफ देखा और आंखों में आंसू भर आए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बासिल ने परेशान होकर पूछा। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये खुशी के आंसू है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अल्लाह की कि उसने मुझे आप जैसे शौहर दिया। बासिल ने उसे अपने करीब किया और कहा, और मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। अगले दिन वो दोनों हंसा की तरफ रवाना हुए। रास्ता लंबा था लेकिन नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि थकान का एहसास ही नहीं हुआ। जब वो हंसा वैली में वो दाखिल हुए तो विशाल की खुशी की कोई हद ना रही। बाजिल, ये तो वाकई जन्नत नज़ीर है, इतनी खूबसूरत कि और हो ही नहीं सकती। बाजिल ने कहा, हाँ, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। वो दोनों अताबाद झील गए। झील का फिरोजी पानी देखकर विशाल हैरान रह गई। बाजिल जी, क्या हम यहाँ बोटिंग करेंगे? बाजिल ने हंसते हुए कहा, जरूर करेंगे। और उन्हें बोट किराए पर ली और झील में चले गए। विशाल पानी में हाथ डालकर खेल रही थी। बाजिल जी, पानी कितना ठंडा है और देखिए ना कितना साफ है। बाजिल मुस्कुराकर उसकी मासूमियत देख रहा था। शाम को वो दोनों ईगल्स नेस्ट होटल गए। वहां से पूरी वादी का नजारा किया। वो बहुत खूबसूरत था। विशाल ने बहुत सारी तस्वीरें बनाई और बाजिल के साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। रात को जब वो अपने कमरे में वापस आए तो विशाल बहुत थकी हुई थी। बाजिल ने उसे बिस्तर पर लिटाया और कहा कि आराम करो, कल हम वापस आना है। विशाल ने उदासी से कहा, वापिस इतनी जल्दी? अभी तो हमें बहुत मजा आ रहा था। बादल ने हंसते हुए कहा, परेशान न हो,
हम फिर आएंगे। और विशाल ने खुश होकर कहा, वाकई? बादल ने कहा, हाँ, वादा है। विशाल मुस्कुराई और आंखें बंद करके सो गई। अगले दिन सुबह वो दोनों वापसी की तैयारी करने लगे। विशाल उदास थी, लेकिन यादों से भरी हुई थी। उन्होंने आखिरी बार वादी का नजारा किया और फिर वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में विशाल खामोश थी। बादल ने पूछा, क्या हुआ, खामोश क्यों? विशाल ने कहा, मैं ये बस ये खूबसूरत जगह छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। बादल ने उसका हाथ थामा और कहा, ये जगह तो यही रहेंगी, हम फिर आएंगे, लेकिन अब घर भी तो जाना है ना, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। विशाल ने सर हिलाया और मुस्कुरा दी। शाम तक वो इस्लामाबाद पहुंच गए और अगली सुबह की फ्लाइट से वो वापस घर आ गए। जब वो घर पहुंचे तो सबने उनका इस्तकबाल किया। विशाल ने सबको तोहफे दिए और अपने सफर की कहानियां सुनाई। दादी जान ने खुश होकर कहा, माशाल्लाह, बहुत मजा आया होगा। विशाल ने कहा, जी दादी जान, बहुत ज्यादा। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात गुजारे। बादल का शुक्रिया। दादी जान ने बादल की तरफ देखा और मुस्कुराई, और बादल ने भी एहतरामन सर झुकाया। रात को जब वो दोनों अपने कमरे में थे तो विशाल ने कहा, बादल, शुक्रिया, आपने मुझे बहुत खुश किया। बादल ने उसे अपने करीब किया और कहा, बस शुक्रिया से काम नहीं चलेगा मोहतरमा। उसके लबों को अपने दस्तरस में लेता उसे खुद में भेज लिया था। और विशाल ने शर्माते हुए उसके सीने से लगकर कहा था, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। बादल ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, हाँ, और मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और उस रात बादल ने विशाल को अपनी बाहों में करीब कर लिया था। दोनों के दरमियान मोहब्बत की एक नई कहानी शुरू हुई। रात कतरा कतरा पिघलती गई। वो एक दूसरे के हो चुके थे मुकम्मल तौर पर, जिस्म और जान से। विशाल ने खुद को मुकम्मल तौर पर बादल के हवाले कर दिया, और बादल ने उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना समझते हुए संभाला। उनका हनीमून ना सिर्फ खूबसूरत जगहों की सैर थी, बल्कि एक दूसरे को समझने और करीब आने का भी जरिया था।